गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से पहले चैप्टर का जो हेडिंग पढ़ चुके हैं उसके आगे हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग निविड़ संकुलन संरचना पढ़ रहे थे, तो जिसमें द्विविमी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमी में निविड़ संकुलन संरचना कितने प्रकार की होती है। इसमें त्रिविमा में निविड़ संकुलन संरचना भी 2 प्रकार की होती है। जैसा हमने पहले द्वितीय में पढ़ा था, द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन संरचना थी और द्विविमा षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना थी। तो त्रिविमी में भी 2 प्रकार की होती है, वर्ग निविड़ संकुलन संरचना और षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना। तो द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन संरचना में एक परत को दूसरे परत के ऊपर रखा जाता था, जिसमें उनके केंद्रों को उन प्रत्येक 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक प्रकार का वर्ग बनता था। फिर उसी प्रकार जैसे षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना में हम लोग क्या कह रहे थे, 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक षष्ठकोणीय संरचना बनती थी। अब इसी प्रकार से जब त्रिविमी निविड़ संकुलन संरचना में करेंगे, जब इनके 6 केंद्रों को मिलाएंगे तो इसमें एक क्यूब की संरचना बनेगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो चलिए हम जानते हैं द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन की पूरी डिफिनेशन क्या होती है। तो द्विविमी निविड़ संकुलन में परतों को त्रिविमी निविड़ संकुलित संरचना में इस प्रकार रखा जाता है जैसे द्वितीय वर्ग निविड़ संकुलित परत को प्रथम के ऊपर रखा जाता है, तब हम उसी नियम का अनुपालन करते हैं जिस प्रकार से एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति के निकट रखने में किया जाता था। ठीक है। फिर द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर होते थे, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। और इसमें जैसे मान लेते ये है, फिर इसको ए डैश मान लेते पंक्ति, फिर ये ए डबल डैश, फिर ये ए ट्रिपल डैश। इस प्रकार से इन परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पे जो एक संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम त्रिविमी संकुलन संरचना कहते हैं। और इसमें एक क्यूबिक आकार की संरचना प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होता है, सभी गोलों के केंद्रों को मिलाने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 गोलों केंद्रों को जब मिलाते हैं तो एक प्रकार की हमें ये संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम त्रिविमी निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद देखो सेम वही प्रोसेस है जैसा द्विविमी निविड़ संकुलन संरचना में पढ़ रहे थे षष्ठकोणीय में। इसमें बस ये होता तो उसमें षष्ठकोण बनता था, इसमें क्यूबिक घन बन जाता है। यही डिफरेंट है। बाकी जो प्रोसेस था परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर ही प्राप्त होती है। चलिए अब इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या पढ़ेंगे, संकुलन क्षमता। अब ये संकुलन क्षमता क्या होती है, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था अर्धकेंद्रीय, केंद्रीय और अंतःकेंद्रीय, 3 प्रकार के हम घनों को पढ़े थे। अब उन्हीं घनों की क्षमता पढ़ेंगे कि कौन सा घन कितने इलेक्ट्रॉन को, मतलब आयन या परमाणुओं को एब्जॉर्ब करता है। तो ये कितने प्रकार की होती है संकुलन क्षमता, SCP, SCP और CCP। ठीक है। फलक केंद्रीय सिंपल घनिक क्यूब क्षमता होती है HCP, दूसरा है CPP, तीसरा है SCP। ठीक है। ये 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनके हम संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से 2 प्रकार जैसे SCP और CPP क्या है, एक समान क्षमता वाले होते हैं। क्या होते हैं, SCP और CPP में जो इनकी संकुलन क्षमता होती है वो समान होती है। ठीक है। अब चलिए संकुलन क्षमता होती क्या, इसकी परिभाषा जानेंगे। देखो ये होता है अव्ययी कणों, जैसे अव्ययी कण क्या होते हैं, इसमें हमारे परमाणु अणु या आयन होते हैं। अव्ययी कण क्या होते हैं, परमाणु अणु या आयन होते हैं। क्या होते हैं, जो अव्ययी कण होते हैं हमारे संकुलन क्षमता में जो भाग लेते हैं अव्ययी कण, वो क्या होते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या तो आयन होते हैं। ठीक है। कि किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर, मतलब इनको किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर, मिलने पर
जो रिक्तियों के रूप में कुछ मुक्त स्थान बचता है, जो रिक्तियों के रूप में, जैसे कई परमाणु ऐसे भाग लिए, ये देखिए रिक्त आ गया स्थान इनके बीच में। इस प्रकार की जो रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, मुक्त स्थान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता बोलते हैं, या संकुलन क्षमता होती है। फिर संकुलन क्षमता कुछ उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत होता है। संकुलन क्षमता कुछ उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत होता है जो कणों द्वारा क्या होता है, जो कणों द्वारा संपूरित होता है, जो कणों द्वारा क्या होता है, संपूरित होता, मीन्स भरा जाता है। तो इसमें हम दो प्रकार की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, संकुलन क्षमता के बारे में, SCPP और CPP। तो दोनों प्रकार के जो निविड़ संकुलन क्षमताएं हैं, ये कैसी होती हैं, समान होती हैं। इनमें संरचना में कुल भी क्षमता क्या होती है, जब इनका परिकलन करते हैं तो जैसे यदि एक कोष्ठक एक कोर की लंबाई a है, मान लेते हैं एक एकक कोष्ठक कोर की लंबाई क्या है, a, और इनके फलक का विकर्ण क्या होता है, b है। मान लेते हैं इनके फलक कोरों की लंबाई क्या है, a, स्मॉल a है, और इनके विकर्ण की लंबाई क्या है, b। जैसे हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये इनके किनारों की लंबाई, कोरों की लंबाई क्या है, a, और इनका जो विकर्ण है, ठीक है, ये ऐसा, ये जो विकर्ण है ये क्या होता है, क्या है, b है, ठीक है। b हो तो क्या होता है, हम जानते हैं कि निविड़ संकुलित संरचना में चतुष्फलकी और अष्टफलकी दोनों प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं। निविड़ संकुलन संरचना में कितने प्रकार, चतुष्फलकी और अष्टफलकी दोनों प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से CPP और SCP और FCC संरचना को लेकर हम इन रिक्तियों के बारे में जानेंगे कि इनकी रिक्तियाँ कैसे होती हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अष्टफलकी रिक्तियों की, पहले जानते हैं हम लोग, चलो चतुष्फलकी रिक्तियों का स्थान निर्धारित कैसे होता है। इसमें क्या जानेंगे, चतुष्फलकी रिक्तियाँ, चतुष्फलकी रिक्तियों का स्थान निर्धारित किस प्रकार होती है।